आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने 15 टाइप के डायरेक्टर्स देखे थे, उन सबकी डेफिनेशंस देखी थी कि क्या क्या होता है उनमें। उनमें से अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन को छोड़ दिया था। उस पर अपन ने सिर्फ बेसिक देखा था कि क्या है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अच्छी बड़ी है। अब मेन दिक्कत क्या होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मामले में कि लोग समझ ही नहीं पाते इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो लोग समझ जाते हैं वो याद नहीं कर पाते। तो सबसे पहला अपना क्या काम है, इसको अपन समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन इसका याद करने के तरीके को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या बोला गया है, पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने किसको है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं लिस्टेड कंपनीज को और अदर पब्लिक कंपनीज को। अब वो कैसे, लिस्टेड कंपनीज को 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर रखने हैं, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखने हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है मॉड्यूल में आपके, लेकिन अब जब चेक करेंगे तो 1/3 निकलेगा। और अगर 1/3 में नंबर अगर रेशनल नंबर आ रहा होगा या फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो अपन उसको राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे। मतलब कि क्या हुआ, 1/3 अगर जैसे 9 डायरेक्टर हैं कंपनी में तो उसको कितने रखने पड़ेंगे, 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वाली बात होगी। और 3.5 3.7 आ रहा होता तो अपन उसको राउंड ऑफ करके 4 कर लेते। अब जो अदर पब्लिक कंपनीज है उनमें कितने डायरेक्टर रखने हैं, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं एटलीस्ट। किन कंपनी में, जिन पब्लिक कंपनीज का पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है ना, या फिर उनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उनके आउटस्टैंडिंग लोन डेवेंचर्स और डिपॉजिट्स एग्रीगेट में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, अगर किसी रिक्वायरमेंट की वजह से उन्हें 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ रहे हैं तो उन्हें वो वाली लिमिट को फुलफिल करना पड़ेगा, वो वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह होती है। अब हो सकता है किसी के कारण उन्हें उसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ रहा हूँ, तो उन्हें फिर वो वाली लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। अब इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, अब अगर कोई बीच में वैकेंसी हो जाती है डायरेक्टर की, है ना, मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपनी डेथ हो गई। अब जो उसका ऑफिस वैकेट हुआ उसकी अपन को वैकेंसी फिल करनी है, तो वो कब तक फिल करनी है, जिस दिन से वैकेंसी हुई है, जिस दिन से वैकेंसी हुई है उसके 3 महीने या फिर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर होगा, उस तारीख तक अपन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी फिल कर देनी है ना। आपको अगर याद आ रहा हो, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी और सेकंड लेक्चर में भी बात करी थी कि वुमेन डायरेक्टर की अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी होगी तब भी अपन यही कंडीशन फुलफिल करेंगे, उस तब भी 3 महीने या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, इन दोनों से जो बाद में होगा उस तारीख तक अपन उसका अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। अब एक बात, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो किसी कंपनी ने ऊपर वाली जो कंडीशन है ना, कौन कौन सी वाली कंडीशन है, 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़ वाली, अगर ये फुलफिल करना बंद कर दिया, अगर इस साल फुलफिल नहीं हुई तो अगले साल अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे या नहीं क्या। तो उसका आंसर ये है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है एक कंपनी, तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। तब तक जरूरत नहीं जब तक वो कंडीशन फिर से फुलफिल नहीं करने लगती। तीनों एंड में नहीं है, तीनों और में है, समझ, मतलब कि इनमें से कोई सी भी अगर अगर आप तीनों ही नहीं कर रहे हैं ना, तब तीनों ही नहीं करनी है आपको 3 साल तक। ऐसा आई बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन क्या है कि जो अपन को पोजीशन देखनी है 10, 10, 100 और 50 करोड़ के लिए, वो लास्ट अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखनी है, लास्ट डेट है ना। ठीक है, अब एग्जामेशन किस किस को मिली हुई है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को एग्जामेशन है अगर एक वो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है या डोरमेंट कंपनी है। ठीक है, इन तीनों, अगर ये तीनों अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं तो उनको एग्जामेशन है इस वाले रूल से। ठीक है, उन्हें अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, लिस्टेड में कितने चाहिए थे, 1/3 चाहिए थे अगर, और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनीज में क्या था, 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर, 50 करोड़ एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट एंड डिवेंचर्स। ठीक है ना, इनको एटलीस्ट 2 रखने पड़ेंगे। ये हो गई, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रखने पड़ेंगे, है ना, ज़्यादा की ज़रूरत है तो।
3 कंसेक्यूटिव तक नहीं है तो अपन को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, और JV, WOS और डोरमेंट कंपनी को ज़रूरत नहीं है ये वाली कंडीशन फुलफिल करने की। अब हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेन बात यहाँ पे आती है। यहाँ लोगों की गाड़ी यहीं पर रुक जाती है। पहली बात तो 149(6) बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसमें याद रखिए कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। 4 पॉइंट अच्छे इजी हैं, 2 पॉइंट थोड़े बड़े बड़े हैं। अब अगर आप एक बात बताओ, सपोज मान लीजिए इसका क्वेश्चन आता है 6 नंबर के लिए, ठीक है। आप बोलोगे अगर मैं वो 4 इजी वाले पॉइंट लिख दूं तो वो तो 2/3 का अपन ने डेफिनेशन बताई दी उसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो अपन को 2/3 के हिसाब से नंबर तो मिलने चाहिए, 2/3 यानी कि 4 नंबर तो मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 2 पॉइंट और है वो ही मेजर पॉइंट है, उन्हीं में मेजर कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर चेक करने वाला होगा, अब आपकी अगर मेरे को इंटेलिजेंस चेक करनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, आपको पता है कि नहीं पता, तो मैं वो उन 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है इन रिलेशन टू ए कंपनी, है ना। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन किसको छोड़ के, मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ के, होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ के और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के। मैनेजिंग डायरेक्टर को ने हटा दिया, होल टाइम डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब आपको समझ रहे हैं ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी होल टाइम डायरेक्टर हो सकता था, नॉमिनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। मेजरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है वो। मतलब कि क्या हुआ, इन तीनों को अपन ने हटा दिया, अब इनके अलावा जो बचा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, है ना। अब इनके अलावा कौन बचेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बचेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है, होता है, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। और उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अब 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट तो ये है, जो बोर्ड के ओपिनियन में, किसके ओपिनियन में, बोर्ड के ओपिनियन में इंटेग्रिटी वाला पर्सन है और रिलेवेंट एक्सपर्टीज वाला एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस वाला पर्सन है। आई बात समझ में। अब किसके ओपिनियन में, बोर्ड के ओपिनियन में। अब बोर्ड, अब उन्होंने एग्जाम्पशन में क्या बताया हुआ है कि जो बोर्ड है, अब ये बोर्ड, अभी तो अपने अगर सादा पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उसका बोर्ड ये डिसीजन नहीं लेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज ऑफ द कंपनी। जो उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज होगी जो गवर्नमेंट, वो बोर्ड की जगह पर मानेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। एक ही होगा पहला पॉइंट, उसकी इंटेग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाला पर्सन होना चाहिए। आई बात समझ में। अब सेकंड पॉइंट क्या है अपना, हु इज और वॉज नॉट प्रोमोटर, ना वो था ना वो है प्रोमोटर। और बी वाले में क्या है, सॉरी सॉरी, अब हु इज और वॉज नॉट ए प्रोमोटर, किसका प्रोमोटर नहीं है, ना वो कंपनी का प्रोमोटर है, ना वो होल्डिंग, ना उस कंपनी की होल्डिंग का, ना सब्सिडरी का, और ना ही एसोसिएट कंपनी का। और क्या, ना ही उसका और ना ही वो रिलेटेड है किसी प्रोमोटर का या डायरेक्टर का, जो किसका, जो प्रोमोटर के डायरेक्टर किसके, उस कंपनी के, उसकी होल्डिंग कंपनी के, उसकी सब्सिडरी कंपनी के, उसके एसोसिएट कंपनी के। अब ये जो 3-4 चीजें हैं थोड़ी ध्यान में रखिएगा कि जब भी बहुत सारी जगह पर हम बात करेंगे ना तो ऐसे ही बात करेंगे, कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसके एसोसिएट, ठीक है ना। तो अब उस पर्सन को क्या नहीं होना चाहिए, ना प्रोमोटर था और ना है इन चारों का, कंपनी का, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का, और ना ही वो रिलेटेड है किसी प्रोमोटर डायरेक्टर का, किसके, ना कंपनी कंपनी के, होल्डिंग की, सब्सिडरी के, एसोसिएट कंपनी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंपनी है ए, उसकी होल्डिंग कंपनी है वाई, तो वाई कंपनी का डायरेक्टर कोई है, जैसे श्याम डायरेक्टर है वाई कंपनी का, तो वाई का भी आपको रिलेटिव नहीं होना पड़ेगा, उसका श्याम का भी रिलेटिव नहीं होना पड़ेगा आपको ए कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। आई बात समझ में, बिल्कुल आई। ये फर्स्ट वाला पॉइंट इजी वाला पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट इजी वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी पॉइंट हो गया। अब अपन एक, मैं आपको सिक्स्थ पॉइंट बता देता हूँ, उसको ऐसी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एस में भी प्रिस्क्राइब्ड वाली, ठीक है ना। अब एस में भी प्रिस्क्राइब किया वो भी अपन देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए एक छोटा सा पॉइंट और ऐसा वाला है, तो 3 पॉइंट ही हो जाएंगे। ये वाला कि इंटेग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए, सेकंड प्रोमोटर का, प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, और ना ही रिलेटेड होना चाहिए प्रोमोटर डायरेक्टर का, ठीक है ना। और एक थर्ड पॉइंट अपना कौन सा है कि जो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है वो वाली फुलफिल करनी चाहिए। तो अपन को 6 में से 3 पॉइंट तो ये सॉर्ट आउट हो गए। अब अपने बचे 3 पॉइंट और। अब एक 3 पॉइंट में है फर्स्ट पॉइंट कि भैया हु हैज और हैड
नो पेक्यूलियरी रिलेशनशिप other than remuneration as such a director or having transaction not exceeding 10% of his income or his total income or such amount as may be prescribed. अब भैया और वो भी कब? ड्यूरिंग द be prescribed with the company its holding subsidiary associate company वही other promoters or directors during the two immediate preceding financial year or during the current financial year. ठीक है ना? अब अपना क्या हो गया? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका अदर देन किसके? रेम्यूनरेशन जो उसे मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए अपन उसे रेम्यूनरेशन तो देंगे ना, तो वो वाले रेम्यूनरेशन को अपन नहीं गिनेंगे। या फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन भी है तो वो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिज लिखा है ना, तो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टोटल इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर कोई अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड हो, अभी कोई प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं है अपने पास, तो अपन अभी 10% से ज्यादा इनकम वाली बात चल रही है। 10% अगर टोटल इनकम का एक्सीड करता है तो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अपन मानने लगेंगे। ठीक है, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए? 2 साल इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब टेक्निकली अपना ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है, तो आप ये याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में 3 साल के लिए, थर्ड पॉइंट में 3 साल के लिए। पहले में तो इंटेग्रिटी, फर्स्ट पॉइंट में तो क्या होना चाहिए? इंटेग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए। सेकंड में रिलेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड में 2 पॉइंट है, थर्ड में 3 पॉइंट है। आई बात समझ में? अब क्या बोला? पेक्यूनियरी इंटरेस्ट अनसर्टेन ट्रांजेक्शन का बोला है। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट को उन्होंने थोड़ा सा बताया है। उन्होंने बोला है क्लैरिफिकेशन में, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो इज एट पार विद एनी मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक है, मतलब कि अगर कोई जनरल पब्लिक का आदमी आता और वो कंपनी से ट्रांजेक्शन करता तो उसे भी वही प्राइस होती और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी वही प्राइस है, तो उसको अपन पेक्यूनियरी रिलेशनशिप के ट्रांजेक्शन से एक्सक्लूड कर देंगे, है ना? वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? अगर मतलब कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि भाई जो सामने वाले को भी 100 रुपए में वही चीज मिली, जो अननोन पर्सन है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी 100 रुपए में वही चीज मिली, तो अपन उसको पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में नहीं काउंट करेंगे। आई बात समझ में? बहुत ही इजी चीज है। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या बोला फर्दर? जनरल सर्कुलर से उन्होंने क्या करा? पेक्यूनियर रिलेशनशिप में डज नॉट इंक्लूड लिंक बता दिया कि ये 3 चीजें तो इंक्लूड करनी नहीं है। क्या कहते हैं कि रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम वन और मोर कंपनीज बाय वे ऑफ फी प्रोवाइडेड अंडर 197(5). 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करता है, तो जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसे, तो आपको उसे पेक्यूनियर रिलेशनशिप में नहीं गिनना है। ठीक है ना? एक या एक से ज्यादा कंपनी से मिल रहा है तो भी ठीक है। अब रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन बोर्ड, अब कोई एक्सपेंस हुए बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उनको भी अपन को उनके उनके कारण जो उसके रिइंबर्स किया गया अपन को उसके एक्सपेंस, उसको भी काउंट नहीं करना है। और सी क्या? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय मेंबर। मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अप्रूव कर सकते हैं, तो उसको भी अपन पेक्यूनियर रिलेशनशिप में काउंट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? अनबायसनेस के लिए अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं अपन अपने बोर्ड में। ठीक है ना? तो अब अगर कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप होगा, कोई वो बेनिफिट उठा रहा होगा, तो हो सकता है उसका अनबायस्ड डिसीजन, अनबायस्ड ओपिनियन बायस्ड ओपिनियन में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अब ये थर्ड वाला पॉइंट भी इजी पॉइंट था। ठीक है, आई बात। फर्स्ट में अपना इंटेग्रिटी वाला हो गया, सेकंड में अपना प्रोमोटर या प्रोमोटर का रिलेटेड हो गया। ठीक है ना? और उसमें 2 पॉइंट हो गए, सेकंड पॉइंट में 2 पॉइंट हो गए, थर्ड में 3 साल के लिए, करंट ईयर और पिछले 2 ईयर में ना कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप होना चाहिए अदर देन कौन सा वाला? रेम्यूनरेशन मिलती है उसे डायरेक्टर को, और 10 और या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो 10% से ज्यादा, 10% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड करता हो। ठीक है ना? ये वाली बात हो गई। अब इसको अपन आगे चलते हैं। अब जो है फोर्थ वाले में भी 4 पॉइंट है, फिफ्थ वाले में भी 4 पॉइंट है ना? यही दो जो वो प्रोविजन है जो भारी भरकम है, जो लोग भूल ही जाते हैं। ठीक है ना? अब उससे पहले क्या है, एक और बात थी, लेकिन एग्जाम्पशन थी जो पॉइंट 3 में अपनी मेंशन है। कौन सी वाली? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप वाली। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ठीक है, अगर उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करा हो और एनुअल रिटर्न फाइल करा हो, मतलब कोई उसमें डिफॉल्ट नहीं हो। अब
अपने में अपन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि लोग ये भूल ही जाते हैं कि क्या करना था, क्या चल रहा था। फर्स्ट में अपन ने अकेले अपने डायरेक्टर के लिए बात करी, सेकंड में भी अपन ने डायरेक्टर के लिए बात करी, थर्ड में भी अपन ने डायरेक्टर की ही बात करी, जो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना अपॉइंट होने वाला है। अब फोर्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं, उसके रिलेटिव की बात करते हैं, और फिफ्थ पॉइंट में डायरेक्टर की बात करते हैं और रिलेटिव की बात करते हैं, और सिक्स्थ पॉइंट में अपन डायरेक्टर की बात फिर से करते हैं। मतलब कि फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो भारी भरकम पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में अपन रिलेटिव की बात करेंगे और फिफ्थ पॉइंट में रिलेटिव और डायरेक्टर दोनों की बात करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या है, नन ऑफ हुज रिलेटिव, मतलब कि उसके रिलेटिव में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए हुज रिलेटिव जिसके जो होल्ड करता हो एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द टू इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसके पास क्या ना सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होल्ड होनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रिलेटिव है ना वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और सच हाईएस्ट सम एज भी प्रिस्क्राइब। मतलब जो रिलेटिव है उसको सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और कंपनी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इज इनडेप्टेड, उसका रिलेटिव इनडेप्टेड नहीं होना चाहिए, उसे कंपनी से उधार लिया हुआ डेट लिया हुआ है, ठीक है, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से या फिर उसके प्रमोटर या उसका डायरेक्टर से, ठीक है ना। इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड, किस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख, उसमें अपन ने जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो 50 लाख है, कितने सालों में, दो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। तो अभी अपन ने जो पढ़ा था इसमें भी अपन ने 3 साल का ही पढ़ा, करंट ईयर को मिला के और पिछले 2 साल को मिला के, इसमें भी अपन ने करंट ईयर को मिलाया और पिछले 2 साल को मिलाया, और अपन ने जो ये मिलाया था इसमें भी मिलाया था ना, करंट ईयर और पिछले 2 साल को मिलाया था। अभी अपन आगे चलते चलते, ठीक है, उसने गारंटी नहीं दी हो, है ना, और सिक्योरिटी नहीं दी हो इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन ने कंपनी से उधार लिया है, इंडेटेड है वो, है ना, और उसके लिए अपने रिलेटिव ने गारंटी नहीं दी हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी हो, ठीक है ना, और वो इंडेटनेस उसकी भी लिमिट कितनी है, 50 लाख, कितने टाइम के लिए, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करेंट ईयर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है अपना कि उसके पास हैज एनी अदर नन ऑफ हिज रिलेटिव हैज एनी अदर पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप with the company subsidiary holding associate company amounting to 2% or more of its, अब क्या बात चल रही, ऑफ इट्स की बात चल रही, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन। अब वो क्या बोल रहे हैं, इन तीनों को भी मिला के, है ना, इन तीनों को मिला दिया जाए, है ना, तो उसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कितने का, अगर मान लीजिए अपनी कंपनी है ए लिमिटेड है, ठीक है, वो है ए लिमिटेड कंपनी में अपन को अपॉइंट होना है, ठीक है। अब उसकी होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी बी सी डी, सबका टर्नओवर कितना मान लेते हैं अपन, 100 करोड़, तो एग्रीगेट में कितना हो गया, 400 करोड़ हो गया, ठीक है। और सिंगल सिंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो अपना रिलेटिव है वो क्या नहीं करना चाहिए, उसके पास पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कितने का, 2% या उससे ज्यादा का ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर। पहली बात तो अगर इट्स की बात चल रही है तो अपन को कंपनी का टर्नओवर देखना है, अब कौन सी कंपनी का देखना है, चारों का एग्रीगेट देखना है कि जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहा है उसका देखना है। तो अपन सबसे पहले बात क्लियर कर देते हैं, इट्स ग्रॉस टर्नओवर, इट्स की बात चल रही है विद कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में अपन अपॉइंट हो रहे हैं उस कंपनी का टर्नओवर देखना है। तो अपनी कंपनी का टर्नओवर कितना है, 100 करोड़, तो 100 करोड़ होगा, 2% या उससे ज्यादा का अपन को पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कैसा नहीं होना चाहिए, कोई गारंटी के से भी नहीं होना चाहिए, इंडेटनेस भी नहीं होनी चाहिए, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए 50 लाख तक का वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी, उसने 20 लाख की होल्ड करी तो वो फर्स्ट में नहीं फंसा, है ना, फर्स्ट में क्वालिफाई हो गया कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका अगर रिलेटिव इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा,
अब अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक रिलेटिव है, अब अपन चेक करते हैं अपने रिलेटिव, उसके रिलेटिव ने के चक्कर में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रहा है, यही चेक कर रहे हैं ना अपन। तो अपन देखते हैं, उसके पास 20 लाख की सिक्योरिटी थी, वो 50 लाख की सिक्योरिटी तो रख सकता था फेस वैल्यू की, है ना। तो भैया क्या हुआ, वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। और अपन मान लेते हैं अभी 2% पेड अप कैपिटल, यानी कि इसको अपन मान लेते हैं अपनी कंपनी की कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है 1000 करोड़, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल अपन नहीं, इतनी ज्यादा नहीं मान सकते, पेड अप कैपिटल अपन मान लेते हैं 100 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है ना। और अपना टर्नओवर भी 100 करोड़ है अपनी कंपनियों का। तो अपन चेक करते हैं, 50 लाख से सिक्योरिटी कम है, कम है, 2% से कम है, बिल्कुल कम है। 2% कितना होता है 100 करोड़, 2 करोड़, अपने तो पास तो 20 ही लाख है। तो भैया, है ना, तो अपन फर्स्ट क्वालिफाई कर गए, मतलब कि अपने रिलेटिव अभी अपनी हेम्पर नहीं कर रहा, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। इनडेटनेस उसकी कितनी कर सकते थे अपन, 50 लाख, उसकी 20 लाख ही है ना। अपने रिलेटिव की 20 लाख ही उसने उधार ले रखा है कंपनी से, चलो इस वाले से भी क्वालिफाई कर गया क्योंकि लिमिट तो 50 लाख थी। अब उसने गारंटी की देखते हैं, उसने गारंटी भी 20 लाख की दे रखी है, अपनी लिमिट इसमें भी 50 लाख है ना। तो मतलब कि वो इन तीनों पॉइंट से क्वालिफाई हो गया, वो इन तीनों पॉइंट से क्वालिफाई हो गया। लेकिन फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि 2% और मोर ऑफ हिज टर्नओवर, ठीक है। अगर मान लीजिए अब 2% और मोर ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर, अपना ग्रॉस, अब इसका वित्तीय वैल्यू हो गई 60 लाख वैल्यू हो गई, है ना। और अपना 2% तो कितना निकल के आ रहा है, 2 करोड़ निकल के आ रहा है ना। तो अभी भी अपन क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन अगर टर्नओवर कितना होता, ग्रॉस टर्नओवर की बात करें, लेकिन अपनी अगर टोटल इनकम कितनी है, अपनी टोटल इनकम 50 लाख की पूरी कंपनी, टर्नओवर अपना 100 करोड़ है, अपन बहुत ही अगर मान लो किसे बेचेंगे, बहुत ही कम मार्जिन में बेचेंगे सामान अपना, उसका अपना टोटल इनकम कितनी है 50 लाख की है, टर्नओवर अपना 100 करोड़ है, लेकिन टोटल इनकम अपनी 50 लाख की है। तो अपनी जो टोटल पेक्यूलियर रिलेशनशिप कितना हो गया 60 लाख का। तो अपन क्या हो गए, अपना रिलेटिव होगा उसका रिलेशन में हो गया, मतलब कि उसने इंडिपेंडेंसी की क्वालिफिकेशन ब्रीच कर दी। आई बात समझ में, सिंपल सा एक एग्जांपल था कि ये लिमिट कैसे काम करेगी। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट में ये बात चल रही है कि अब ये फोर्थ पॉइंट में क्या था, रिलेटिव की बात चल रही थी, फिफ्थ पॉइंट में क्या चल रहा है, रिलेटिव और अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों की बात चल रही है, दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव holds or has held the position of KMP or has been employee of the company of its holding subsidiary associate company any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो देखो अपन ने सेकंड पॉइंट में भी देखा था और थर्ड पॉइंट में भी जब देख रहे थे अपन, और फोर्थ पॉइंट में भी देखा था, तो अपन किसकी बात कर रहे थे, पिछले 2 साल की और करंट ईयर की, ऐसे 3 साल हो रहे थे। इसमें कौन से वाले ईयर की देखना है, पुराने 3 फाइनेंशियल ईयर की देखना है। अब कंडीशन क्या बोल रही है कि ना तो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और ना ही उसके रिलेटिव को कोई केएमपी की पोजीशन होल्ड करनी है और ना ही कोई एम्प्लॉय की पोजीशन होल्ड करनी है, ठीक है ना। और आई बात समझ, और उस ईयर में तो कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन क्या है उसकी कंडीशन क्या दी, हाउएवर क्या दिया हुआ है, अगर रिलेटिव है हु इज एन एम्प्लॉय, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज shall not apply for his employment during the preceding 3 फाइनेंशियल ईयर। अब क्या होगा, अगर अपना कोई रिलेटिव है ना, रिलेटिव, अगर रिलेटिव के लिए जो एम्प्लॉय कंडीशन है उससे पिछले 3 साल में एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, अगर वो एम्प्लॉय था तो भी चल जाएगा, मतलब कि अपना डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है अगर उसका रिलेटिव पिछले 3 साल में एम्प्लॉय हो। अगर केएमपी हुआ था तो बन ही नहीं सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय हुआ है तब बन सकता है, ये वाली बात है, ठीक है ना। अब बी पॉइंट क्या इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इसमें भी 4 पॉइंट है, इज और हैज बीन एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड। मतलब क्या हुआ, पिछले 3 साल में क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर भी नहीं होना चाहिए, पार्टनर भी नहीं होना चाहिए। कौन, अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, इन ए फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंट और कॉस्ट ऑडिटर्स।
कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी की एसोसिएट की, मतलब कि कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की, ना तो वो ऑडिटर की फर्म में या कंपनी सेक्रेटरी की फर्म में या प्रैक्टिस में या फिर कॉस्ट ऑडिटर की फर्म में ना ही एम्प्लॉय होना चाहिए, ना ही प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना ही पार्टनर होना चाहिए, या फिर किसी ऐसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म में जिसने ट्रांजेक्शन किया उसके साथ, कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। उस फर्म के ग्रॉस टर्नओवर कितने 10% से ज्यादा, अगर ऐसी कोई कंपनी है, ऐसी कोई लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, लीगल या फिर कंसल्टेंसी फर्म है जिसके साथ कंपनी या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडी या उसके एसोसिएट ने ट्रांजेक्शन किया और वो ट्रांजेक्शन कितना बड़ा है, उस कंसल्टेंसी फर्म के 10% ग्रॉस टर्नओवर है उससे ज्यादा है ना, और उस फर्म का अपना रिलेटिव या अपना डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय है या प्रोप्राइटर है या पार्टनर रह चुका है किस फर्म में पिछले कितने टाइम में, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? या फिर क्या करता है, वो अपने रिलेटिव के साथ या अकेले अपने रिलेटिव के साथ 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी है उसके पास, अगर वोटिंग पावर उसके पास 2% ज्यादा तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। अब एक बात यहाँ पे आती है, 2% टोटल वोटिंग पावर। अब जनरली वोटिंग पावर कैसे आती है, इक्विटी शेयर होल्ड करने से। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, बहुत अच्छा समझने वाली बात ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है कंपनी की, क्या कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है? अभी तक तो देखो अपन को होल्ड करने के लिए मना नहीं करा है, आपने रिलेटिव को मना करा था, लेकिन कितने का मना करा था, 50 लाख से ज्यादा का मना करा था। 50 लाख की अगर लिमिट ब्रीच होगी तब वो भी अपने रिलेटिव की, अभी तक अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिक्योरिटी होल्ड करने के लिए मना नहीं करा है, लेकिन 2% से ज्यादा होगी तो मना कर रखा है, वोटिंग पावर उसके पास। ठीक है, और अब आप सोचोगे या तो फिर आगे आ सकता है, तो आगे बोला है सिक्योरिटी ऑप्शंस, शेयर ऑप्शन देने के लिए मना करा है, यानी कि ईसॉप जो होते हैं ना वो देने के लिए मना करा है। मतलब अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी होल्ड तो कर सकता है, लेकिन बहुत माइनर लेवल की, मटेरियल लेवल की नहीं कर सकता। अब एक बात मैं आपको यहीं पे और बता देता हूँ, ये तो आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भैया खिचड़ी बनी जा रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो ये तो कुछ नहीं है। अभी आप सेबी एलओडी या रेगुलेशन की अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को दूसरे कोर्सेज सीएस में पढ़नी पड़ती है, तो फिर उनको तो दोनों चीजें याद रखनी पड़ती हैं। इसलिए ये तो अभी अपना कंपनी एक्ट का चल रहा है तो थोड़ा सॉर्टेड है ना। अपन फिर से बात पे आते हैं कि अपने जो फिफ्थ पॉइंट में अपन 4 चीजें थी, एक तो भैया केएमपी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी पार्टनर नहीं चाहिए, होना चाहिए ऑडिटर का और कंसल्टेंसी फर्म का, फिर उसके बाद 2% से ज्यादा उसकी टोटल वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर उसको क्या नहीं होना चाहिए, सीईओ और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो 25% से ज्यादा, जिसकी 25% से ज्यादा रिसिप्ट किससे है, फ्रॉम द कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर होल्डर होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, और दैट होल्ड्स 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। मतलब कि वो सीईओ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे एनजीओ का, एनपीओ का, ठीक है ना, जिसकी 25% रिसिप्ट किससे आती है, कंपनी से आती है, प्रोमोटर से आती है उसके, है ना, डायरेक्टर से आती है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से आती है ना, या फिर जो एनपीओ 2% वोटिंग पावर होल्ड करता है किसकी, अपनी ये वाली कंपनी की। तो इसमें भी 4 कंडीशन हो गई। और अपना जो 6th कंडीशन है वो क्या है, हु पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो रूल प्रिस्क्राइब है, और प्रिस्क्राइब का करा हुआ है कि उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, है ना, किन सब्जेक्ट्स की, 1 और मोर सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट में, फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इनमें से किसी एक से ज्यादा की उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका रिलेटिव क्या नहीं हो, इंडेट में नहीं हो, होल्डिंग सब्सिडरी की, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी की, या फिर गारंटी नहीं दी हो उसने 3rd पर्सन के लिए, कितने की, 50 लाख से ज्यादा की। वो अपन ने कंडीशन जो पहले पढ़ी एग्जैक्ट ये वो ही कंडीशन है। आई बात समझ में? तो अपने ये हो गई 6 कंडीशन। इसके बाद क्या हो गया, अलग आगे की अलग रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन क्या मेन ये जो 6 कंडीशन है
वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए थी। अपन बात करें 6 कंडीशन की। अब अपन पढ़ते नहीं है बिल्कुल, अपन पीडीएफ में नहीं देखते हैं, अपन अपनी बात ही करते हैं। 6 कंडीशन थी जिनमें से 4 इजी हैं, 2 थोड़ी एवे एवे ही हैं, जिनमें 4-4 पॉइंट है। वो 4-4 पॉइंट वाली कौन कौन सी है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। अब एक बात याद रखेंगे, 5th पॉइंट के अलावा जब भी टाइम लिमिट की बात होगी तो कितनी बात होगी? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक करंट ईयर। और जब अपन 5th पॉइंट में बात करेंगे तो 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात होगी, करंट ईयर की बात नहीं चलेगी। इतना हो गया। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या था कि भैया वो होना चाहिए, इंटेग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाला पर्सन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड। आई बात समझ में? आ गई। सेकंड है तो 2 पॉइंट थे इसमें। हाँ हाँ, 2 पॉइंट कौन कौन से थे? अपना भैया वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ना है ना था, किस किस का? अपने ना होल्डिंग का, सब्सिडरी का, ना कंपनी का और एसोसिएट का, चारों का। और भाई ना वो रिलेटेड हो प्रमोटर का, डायरेक्टर का, होल्डिंग का, कंपनी का, एसोसिएट का और सब्सिडरी का। ये वाला पॉइंट हो गया। अब थर्ड में 3 पॉइंट थे। थर्ड में 3 पॉइंट ये थे। थर्ड में 3 पॉइंट नहीं, थर्ड में 3 ईयर थे। ठीक है, थर्ड में भी सिंगल पॉइंट था कि रिम्यूनरेशन के अलावा उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, और अगर ट्रांजेक्शन होगा जो 10% से ज्यादा एक्सीड कर रहा होगा उसकी टोटल इनकम को, तो वो अपना पेक्यूनियरी हो जाएगा, और उसको अपन फिर वो मानेंगे, क्या मानेंगे? डिस्क्वालीफाइड मानेंगे अपने डायरेक्टर को। अब फोर्थ में 4 पॉइंट थे, फिफ्थ में 4 पॉइंट थे। फोर्थ में भी 3 ईयर को कैसे गिनना है? 2 पुराने ईयर और एक अपना करंट ईयर वाला। अब उसमें क्या था? फोर्थ में अपन बात कर रहे थे रिलेटिव की। रिलेटिव के पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी कितने तक की हो सकती है? 50 लाख तक की, और 2% ऑफ द पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है ना? ये पॉइंट था ना। इसके बाद अपना क्या पॉइंट था कि इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा, गारंटी नहीं दी हो 50 लाख से ज्यादा। और फोर्थ पॉइंट उसका ये था कि ये सब जो है वो 2% और मोर ग्रॉस ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन सबको मिला के ये अपन समझ लिया। फिफ्थ पॉइंट में क्या थे? 4। अब ये अपन किसके लिए देख रहे थे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी देख रहे थे और उसके रिलेटिव के लिए भी देख रहे थे। केएमपी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 ईयर में। ठीक है ना? रिलेटिव के लिए 3 साल वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, और पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसमें? ऑडिटर की फर्म में, कंसल्टेंसी फर्म में, उसकी अपन ने कंडीशन देखी थी। 2% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, है ना? और होल्ड टुगेदर। उसके बाद सीईओ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसी एनपीओ का जिसकी 25% या उससे ज्यादा रिसिप्ट किसकी हो? कंपनी से मिलती हो या होल्डिंग सब्सिडी वगैरह से मिलती हो, या फिर वो एनपीओ 2% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है कंपनी का। हो गया। सिक्स पॉइंट में अपना क्या था? अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में क्या था? अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, और रिलेटिव अपने क्या नहीं होल्ड करना चाहिए? वही इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए और गारंटी नहीं दी होनी चाहिए। कितनी वैल्यू की? 50 लाख से ज्यादा की। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। आई होप आपको याद भी हो जाएगी कि कैसे याद करना है। एकदम बहुत आपको पकड़ के एकदम निचोड़ लेना है डेफिनेशन को, तब जाके आपको ये डेफिनेशन याद होगी। और अच्छी बात यह है कि अपन को सेबी एलओडी या रेगुलेशन की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए तो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब भैया इतनी सब पता कैसे पड़ेंगे? क्या होता है, कंपनी एक्ट बनाने वाले बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने ये कहा हम थोड़ा ना चेक करेंगे कि तुम्हारे रिलेटिव की क्या है, तुम्हारे रिलेटिव है कि नहीं है, तुम्हारे रिलेटिव ने की इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है ना? और कंपनी पे भी इतना बर्डन क्यों डाले? तो भैया अगर एक बात मान लो, अब कंपनी होती, कंपनी आप कंपनी हो, ठीक है, अब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की सोच रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाओगे भैया, इंटरव्यू चल रहा है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, है ना? आप बोलोगे तुम्हारे अपने भैया, तुम जितने भी रिलेटिव उनकी लिस्ट लेके आओ, उनके तुम देख के बताओ, उनके नाम लिखेंगे अपन, फिर पूछेंगे इनके पास सिक्योरिटी है क्या, इनके पास इंडेटनेस है क्या? ये तो बहुत माथापच्ची वाला काम हो गया। तो माथापच्ची वाला काम हो गया, फिर अपन ऐसा मिल गया फिर पर्सन अपन को, ठीक है, तो अपन उसको चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? हर साल पूछते रहेंगे कि अब भैया हर महीने पूछेंगे अपन कि भाई तुम्हारे रिलेटिव ने खरीदी क्या नहीं खरीदी? वो बोलेगा रुक जा मैं फोन लगा के पूछता हूँ अपने रिलेटिव से। फिर उसको अपने रिलेटिव को वो फोन लगाएगा कि भैया किसी ने सिक्योरिटी तो नहीं खरीदी, तब लोग मना करेंगे। ये तो बहुत हेक्टिक काम हो गया। मतलब एक बात बताइए, कोई भी कर रहा हो, भले ही बड़ी से बड़ी कंपनी हो, लेकिन काम तो इंसानों को ही करना पड़ेगा। जो अपन डेली लाइफ में अपन चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट तो ऐसी होती है ना चीजें कि भैया फोन लगाओ, पता करो, है ना, डिक्लेरेशन लो। तो
जो उनने ड्यूटी है वो इस वाले पॉइंट से शिफ्ट कर दी इस सब चीज की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे, कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो इससे अपने को अपनी कंपनी को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी कंपनी क्या मान लेगी सिर्फ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोल दिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो इंडिपेंडेंस है। कब कब देनी पड़ेगी उसको इंडिपेंडेंस की, वो अपने डिक्लेरेशन फर्स्ट मीटिंग में जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, और देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में की फर्स्ट मीटिंग, या फिर अगर कोई चेंज होता है सर्कमस्टेंसेज में तब उसे बताना पड़ेगा। तो मतलब कि द बर्डन ऑफ कंप्लाइंस इज शिफ्टेड टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उसके फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शेड्यूल 4 में गाइडलाइन दी हुई है कि उसकी फंक्शन क्या रहेंगी, ड्यूटी क्या रहेंगी, है ना, तो वो उसको अप्लाई करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और रही बात अब रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट बट सब्जेक्ट टू 197 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, है ना, 197 198 में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन किस हिसाब से मिलेगा? उस हिसाब से मिलेगा 197 198 के हिसाब से। और शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन, उसे स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अपन ने बात कर ली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, वो अपना स्टॉक तो होल्ड कर सकता है। क्यों होल्ड कर सकती है? क्योंकि अपन को कहीं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना उसे। लेकिन स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉय कंपनियों ने उसे वो नहीं करेगी, देगी नहीं अपनी साइड से ऐसे रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। वो नहीं होता अपन ईसॉप देते हैं, ईसॉप देते हैं, तो वो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलेंगे। उसे क्या मिलेगा? फी मिलेगी, रिम्बर्समेंट मिलेगा एक्सपेंसेस का, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगा जो मेंबर ने से अप्रूव करा होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्या कहते हैं कि और जो सिटिंग फीस मिलेगी उसे नॉट लेस देन, मतलब कि जो बाकी डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रही है उनसे कम नहीं मिलनी चाहिए अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस, कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कभी कभार आता है इसको कम फीस दे दो, ऐसा नहीं होगा। जितनी बाकी डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रही है उनसे कम नहीं मिल सकती उसे, ठीक है। टेन्योर कितना है इसका? टेन्योर कितना रहेगा अपना टर्म? पहली बात तो एक टर्म उसका चल सकता है 5 साल तक का, सिंपल में समझ लो। पहले तो एक टर्म चल सकता है उसका 5 साल तक का, और उसके 2 टर्म होंगे। मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? लगातार में 2 टर्म होंगे, ठीक है ना। रीअपॉइंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और जो जब उसके 2 टर्म खत्म हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव 2 टर्म हो सकते हैं, तो उसको फिर से रीअपॉइंट होना है, मतलब उसको थर्ड टर्म लेके आना है, तो 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। और 3 साल में उसे किसी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में अपन अपॉइंट नहीं करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बता दिया जल्दी जल्दी? क्योंकि आप जब तक एक सांस में ये बात सुनोगे नहीं ना तो आप समझोगे नहीं। क्या होता है, कुछ चीजें एक बार में समझ, एक बार एकदम पूरे एक सेंटेंस में समझो ना पूरी कंडीशन, तो आपको ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। क्या हो गया? टर्म कितना रह सकता है इसका? एक बार में 5 साल तक का रह सकता है सर, कित है ना, वो भी 5 ईयर कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। टर्म छोटा हो सकता है 5 साल से, बिल्कुल छोटा हो सकता है, तो उसको भी एक टर्म गिनेंगे क्या? बिल्कुल गिनेंगे। तो एक टर्म कितना हो गया? 5 साल तक का हो गया। रीअपॉइंट हो सकता है क्या? बिल्कुल सर हो सकता है ना। तो रीअपॉइंट हो सकता है तो मतलब उसका सेकंड टर्म भी आ सकता है, तो सेकंड टर्म आ सकता है क्या? और कितने कंजिक्यूटिवली आ सकता है क्या? तो बिल्कुल कंजिक्यूटिवली आ सकता है, सेकंड टर्म कंजिक्यूटिवली हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो लगातार कितने सालों तक के लिए अपॉइंट रह सकता है? पूरे 10 साल के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसने फर्स्ट टर्म में 5 साल के लिए अपॉइंट रहा, सेकंड टर्म में वो 4 साल के लिए अपॉइंट रहा, तो क्या वो फिर से उसका मतलब टर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा क्या? नहीं। 1 साल से भी छोटा का टर्म, मतलब कि 5 साल से भी छोटे का टर्म हो सकता है, मतलब अगर उसने 4 साल भी अपॉइंट रहा तो उसको भी अपन एक टर्म गिनेंगे। अब आपको इसके बाद रीअपॉइंट करना है तो 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। और 3 साल के कूलिंग पीरियड में ये नहीं आप उसे कहीं और अपनी ही कंपनी में लगा लो, या सब्सिडरी में लगा दिया, एसोसिएट में लगा दिया, कहीं पे उसको एम्प्लॉय वगैरह नहीं बनाने की खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते बुक में क्या लिखा है। सब्जेक्ट टू द टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक रहता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल रहेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो, ठीक है ना। और बोर्ड रिपोर्ट में भी इसका अपॉइंटमेंट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक नोट ये है 169 में ये बात करते हैं कि अगर आपको रिमूव करना है, 169 रिमूवल से डील करता है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना है जो रीअपॉइंट हुआ था,
तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब लिमिट्स ऑफ होल्डिंग ऑफिस करता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, मतलब 5-5 साल के 2 टर्म हो सकते हैं, लेकिन एक टर्म 5 साल से छोटा भी हो सकता है। कूलिंग पीरियड कितना है 3 ईयर का, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद 3 ईयर उसे कूलिंग पीरियड आएगा, मतलब कि उसे वो नहीं मतलब कि उसको अपन फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद अपन फिर से उसे अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे 2 कंसेक्यूटिव टर्म आए कैसे, वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म आ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली की बात कंसेक्यूटिव टर्म के बाद कूलिंग पीरियड है। आई बात समझ में? इट इज क्लैरिफाइड फॉर द पर्पस 10-11 that any tenure of independent director on the date of commencement shall not be counted as term under those sections। अब जब ये कंपनीज एक्ट आया था उससे पहले का जो टर्म चल रहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो अपन को वो टर्म इस टर्म में अपन को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि 5 साल से कम का एक टर्म हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। और अब ये उसमें बोलते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म हो गए, 10 साल उसने रह लिया, है ना, या 10 साल से कम भी रहा, मान लीजिए 8 साल रहा, पहले टर्म में 5 साल रहा, सेकंड टर्म में 3 साल रहा, तो उसे क्या करना, 2 टर्म उससे खत्म हो गए, तो उसके बाद उसे 3 ईयर का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। लाइबिलिटी क्या रहेगी, ये इसमें बॉक्स होगा अपन, ये वाला जो बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है वो मर्ज्ड है, वो पेज चेंज होने की वजह से उन्होंने अलग अलग सेक्शन कर दिए। तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉट बीइंग ए प्रमोटर और केएमपी, वो कोई भी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, मतलब कि होने और ना होने के, बाय द कंपनी, जो उसके नॉलेज से हुआ है, एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस की तरह हुआ है, विथ हिज कंसेंट और कन्वीनियंस, उसी कंसेंट से हुआ है, वेर ही इज नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, अगर उसने ढंग से काम नहीं किया और कोई लाइबिलिटी अराइज होती है उसकी कंसेंट से हुई है बाकायदा, तो उसके लिए लाइबल रहेगा। अब रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या कहती है कि द प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन कवर्ड अंडर 6(7) ऑफ 152 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट वाले रिटायरमेंट बाय रोटेशन के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन को रिटायरमेंट बाय रोटेशन ही देखना है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनेटेड डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड डायरेक्टर भले ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई गवर्नमेंट वगैरह अपन के कंपनी में अपॉइंट करती है, लेकिन वो अपने अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट करती है, तो बायसनेस आ सकती है, इसीलिए अपन नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानते। इसलिए अपन ने इस वीडियो में सबसे पहले देखा था मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानते, ठीक है ना। और रही बात नॉमिनी डायरेक्टर की, तो वो मैंडेटरी नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर चाहे तो अपॉइंट करता है, जरूरी नहीं है उनको भी अपॉइंट करना, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना। अब एग्जामेशन आ जाती है अपनी कि सेक्शन 8 वाली कंपनी है जो, उसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्लॉज 1 सबसेक्शन 12 इन सब से एग्जामेशन है, अगर वो कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एनुअल रिटर्न फाइन करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वाले में अपन रिटायरमेंट बाय रोटेशन देखेंगे, और आपने अगर ये वीडियो पर डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो इससे पहले आप देख लीजिए 15 टाइप ऑफ डायरेक्टर अपन ने समझे, जिससे कि अपन को ओवरऑल समझ में आ गया कि कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं और क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है। थैंक यू।